बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। इसमें हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी जिससे मुसलमानों को फोर्स किया कि वो अपने लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाए। इसके हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, जिसमें है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बरतानवी निज़ाम हुकूमत का क़याम, फिर है हिंदू एक्सट्रीमिज़म, हिंदू इंतहा पसंदी, फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम, डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द कांग्रेस एटीट्यूड, बंगाल की तकसीम और कांग्रेस का रद्द अमल, चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, बरतानिया में हुकूमत की तब्दीली हुई थी, द शिमला डेपुटेशन, शिमला वफ्द, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो कौन से मकासद थे जिसके ऊपर मुस्लिम लीग को कायम किया गया, और लास्ट में हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव कि आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज किए। स्टार्ट करते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों से तमाम पावर ले ली गई थी और वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली थी, और बरे सगीर के अंदर बरतानिया ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जमहूरी निज़ाम जो है वो राइज किया था। अच्छा, जमहूरी निज़ाम में आपको बता दूं ये होता क्या है कि इसमें लोगों ने अपनी विल को पेश करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों की जो विल होती है उसको मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मुसलमानों की सोसाइटी के ऊपर क्या आया था? देखें, एक चीज बड़ी क्लियर है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का रूल। अगर हम ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर सपोज कर लें इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेजोरिटी जो लोग हैं उन्होंने वोट किसको दिया। इसी चीज को हम अगर रिलेट करें सब कॉन्टिनेंट के साथ, तो उस वक्त बरे सगीर के अंदर हिंदू मेजोरिटी में थे, और अगर वोटिंग होती तो एक ऑब्वियस सी चीज ये है कि वो इलेक्शंस हिंदुओं ने जीत जाने थे और मुसलमानों ने पीछे रह जाना था। तो इस रूल ने बेसिकली मुसलमानों के ऊपर कोई इंपैक्ट अच्छा नहीं डाला था। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मुसलमान जो हैं उस दौर में उनको हर लिहाज से तबाह कर दिया गया था, और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो बिल्कुल जीरो हो चुके थे। उनकी प्रॉपर्टीज उनसे छीन ली गई थी, उनकी लैंड्स उनसे ले ली गई थी, उनको जॉब से बेदखल कर दिया गया था। यानी मुसलमानों के पास अपने सर्वाइवल का कोई हल नहीं था, और ऐसा लगता था कि बरे सगीर के अंदर मुसलमानों का वजूद जो है वो नहीं रहेगा। तो इस सिनेरियो को देखते हुए मुसलमानों ने फैसला किया कि हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। पहली चीज ये थी कि हमें यूनिटी चाहिए, दूसरी चीज ये थी कि यूनिटी के साथ साथ हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से हम अपनी डिमांड्स जो हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के सामने पेश कर सकें। दूसरी चीज है हिंदू एक्सट्रीमिज्म। हिंदुओं का एक तासुबाना रवैया था। इसमें हम दो चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, एक है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी और दूसरी चीज है आर्या समाज। अच्छा, लैंग्वेज का एक इशू 1867 में बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने जो है उस टाइम एक स्टार्ट किया था, और उन्होंने डिमांड की थी कि उर्दू को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म कर दिया जाए और हिंदी को उससे रिप्लेस कर दिया जाए। देखिए, दो एस्पेक्ट्स जो है वो हमें अपने जहन में रखने हैं। 1857 के बाद हिंदुओं ने जब ये चीज देखी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो पावर के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है वो ब्रिटिशर्स को शो कर दी थी। और दूसरी चीज क्या थी कि उन्होंने अंग्रेजी जबान की तालीम भी हासिल कर ली थी। मुसलमानों की जबान उर्दू थी, लेकिन पावर से वो निकाल दिए गए थे। और दूसरी चीज क्या थी कि जो जॉब्स थी हमारी उससे भी हमें बेदखल कर दिया गया था, और जो बाकी रहे सहे लोग थे जो जॉब सेक्टर में थे उनको भी बेदखल किया जा रहा था। और अगर ये लैंग्वेज चेंज कर दी जाती तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या हिंदी थी या हिंदी हो जानी थी या इंग्लिश हो जानी थी, और ये वो दो लैंग्वेजेस हैं जो मुसलमानों को आती नहीं थी। तो उनके पास एक जवाब बन जाना था, क्योंकि उनको वो ये कह सकते थे कि मुसलमानों को इस स्ट्रक्चर से आगाही नहीं, उनको ये लैंग्वेज जो है नहीं आती, तो उनका सरवाइव करना इस सोसाइटी में मुमकिन नहीं। एक ये इशू था। तो ये एक तासुबाना रवैया था हिंदुओं का, जिसने मुसलमानों को कोई रूम नहीं दिया, कि ना कोई स्पेस दी कि वो उनके साथ सरवाइव कर सके, बल्कि उल्टा उनके अगेंस्ट खड़े हो गए कि जो उनकी रही से ही उनका जो वजूद था उसको भी खत्म कर दिया जाए। और अगली जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्य समाज। बेसिकली बेटा ये मूवमेंट थी जो 19th सेंचुरी के लास्ट 2 डिकेड्स में स्टार्ट की गई थी। ये एक एंटी मुस्लिम मूवमेंट थी जिसमें मुसलमानों को फोर्सफुली हिंदुइज्म पे कन्वर्ट किया जाता था, जबरन तौर पे।
देखिए इसकी जड़ें उस वक्त थी, लेकिन इसकी एग्जाम्पल आज भी आपको मिलती है। जिस तरह आज भी हम देखते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहां हम देखते हैं कि मुसलमानों को उनके रिलीजियस जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि जबरन कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि मुसलमानों को फोर्सफुली कहा गया है कि वो हिंदुइज्म की जो ट्रेडिशंस हैं या उनके जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने मुसलमानों को फोर्स किया कि नहीं, अगर हमें अपने रिलीजन पे भी नहीं रहने दिया जाएगा तो हमारा यहाँ सर्वाइवल जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस मूवमेंट ने मुसलमानों के जहन जो हैं वो इस तरफ माइल किए कि नहीं, ये इनके साथ हम यूनाइट होके नहीं रह सकते। हालांकि अरसे दराज से बड़े सगीर के अंदर हिंदू और मुसलमान रह रहे थे, लेकिन उनके इस इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से मुसलमानों ने यह फैसला किया कि नहीं, हमारी एक अलग पार्टी होनी चाहिए, हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम जाके अपनी राय का इजहार जो है वो कर सके। अच्छा, आगे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी 1885 में। अच्छा, मेन एम बकौल इनके क्या था, वो चाहते थे कि एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो ऊपर आए और गवर्नमेंट के अंदर आके वो काम कर सके। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब मैं इंडियंस का नाम लूंगा तो इसमें मुसलमान भी आएंगे और हिंदू भी आएंगे, क्योंकि इस उस वक्त इंडिया जो है वो ना इंडिया अलग था ना पाकिस्तान अलग था। तो इंडियंस में ये दोनों कौमें जो हैं उनको हम शामिल करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां से जो इंडियंस हैं उनको पता लग सके कि इस सोसाइटी में उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं, और वो ब्रिटिशर्स के साथ डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू अपने मसाइल जो हैं वो उनके सामने पेश कर सके और उनका हल भी निकलवा सके। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, इंडियंस को ऊपर लेकर आना था। अब इसमें हमारे पास एक अहम चीज क्या थी, अहम चीज ये थी कि थे तो वो ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर ने मुसलमानों को क्रश भी किया था। तो एक मिथ हमारे पास दो जो है वो निकली, वो क्या थी कि या तो वो इंडियंस की तरफ, यानी जो जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों आते हैं, उनकी तरफ अपनी सिंपैथी शो कर रहे थे, यानी वो वाकई ही चाहते थे कि ये कौमें ऊपर आए। या दूसरी इसकी जो रियलिटी या एग्जिस्टेंस है वो क्या हो सकती है कि एक तो कांग्रेस ने आगे जाके कभी मुसलमानों के, आप कह लें, जो हकूक है उसकी हमायत नहीं की, और उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे वो भी मुसलमानों के खिलाफ थे। तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत मुसलमानों को जो उनका एक वजूद रह गया था उसको भी मुकम्मल तौर पे जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इसने मुसलमानों को फोर्स किया कि अगर हिंदू एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं तो हमें एज अ नेशन, जो हमारा मजहब है, हमें उसको फॉलो करने के लिए और उसके ट्रेडिशंस को बचाने के लिए हमें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम एज अ नेशन जो है वो सामने आ सके। अच्छा, आगे है डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, ये सर सैयद अहमद खान का जब जमाना था उस दौर में सर सैयद अहमद खान पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी थे। वो कहते थे, क्योंकि इतना अरसा हिंदू और मुसलमान साथ रहे थे, वो कहते थे कि ये दो कौमें आपस में सरवाइव कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के हवाले से और आर्य समाज के हवाले से, जब उन्होंने ये कंडीशंस देखी और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो मुसलमानों की ना हिमायत कर रहे, ना उनके हकूक की बात कर रहे, तो उन्होंने ये देखा कि अगर कल को इलेक्शंस हुए तो वो मेजॉरिटी ग्रुप जीत जाएगा और मुसलमानों के जो राइट्स हैं उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो सर सैयद अहमद खान ने उस दौर में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली होता है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, जब वो देखती हैं कि जॉइंटली अगर हम इनके साथ इलेक्शन कंटेस्ट करें तो हम इनको इलेक्शन नहीं हरा सकते, तो वो डिमांड पेश करती हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अलग चुना जाए, हमें मौका दिया जाए कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो ये वो टाइम था कि सर सैयद अहमद खान ने उस टाइम डिमांड कर दी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और ये आगे जाके शिमला वफ्द एक आएगा उसमें भी हम देखेंगे, उसमें भी ये डिमांड की गई थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम के बाद भी ये डिमांड की गई थी कि मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनके जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए, उनको अपनी सीट्स पे नुमाइंदे इलेक्ट करने का हक होना चाहिए। अच्छा, आगे एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द कांग्रेस एटीट्यूड। अच्छा, बंगाल जो है उसको 1905 में लॉर्ड कर्जन के जमाने में दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया था, एक था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल। अच्छा, इसमें हम एक एस्पेक्ट देखेंगे कि इससे ब्रिटिशर्स
मुसलमानों और कांग्रेस को क्या फायदा हुआ? अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, क्योंकि वो पावर में थे, तो बेसिकली डिवीजन तो उन्होंने ही की थी। अच्छा, उनका ये स्टांस था कि वो कहते थे क्योंकि बंगाल का सूबा बड़ा है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको चलाना मुश्किल काम, इसलिए हम बंगाल के सूबे को तकसीम कर, ये उनकी एक साइकी थी। इसके ऊपर हिंदूज ने कैसे रिएक्ट किया? अब हिंदूज जो थे उसमें वो मेजॉरिटी में इन अ सेंस इस तरह थे कि जो ऊपर का बिजनेस था वो हिंदुओं ने संभाला हुआ था, और मुसलमान जो थे वो बैकवर्ड थे, लेकिन ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों की जो तादाद थी वो ज्यादा थी। तो हिंदुओं ने ये देखा कि मुसलमानों की यहाँ तादाद ज्यादा है, तो इनके ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस तकसीम की मुखालिफत करना शुरू कर दी। इस मुखालिफत के चक्कर में उनकी जो ये एक पार्टी थी वो एक मैसिव मूवमेंट बन गई। अच्छा, इसमें हम एंड पे देखेंगे कि इसका एक कंक्लूजन भी निकलता है। अब मुसलमानों की राय देख लेते हैं कि मुसलमान क्या चाहते थे। मुसलमानों ने ये देखा कि ये तकसीम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हिंदुओं का जो एक जोर है या हिंदुओं का जो एक प्रेशर है हमारे ऊपर, वो खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे जो एरियाज हैं, पब्लिक जो है पॉपुलेशन डिवाइड होगी, तो उससे जो उनका एक कंट्रोल जो उन्होंने हमारे ऊपर कायम किया वो खत्म हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस चीज की हमायत की। अब अगर अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन निकालें, तो वो क्या बनता है, वो देखें कि ब्रिटिशर्स ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट का नाम दे के इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। वो कैसे? वो इस तरह कि जो हिंदू थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला कि हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में थे तो उन्होंने यूज ऑफ फोर्स भी की, उन्होंने मुसलमानों को और प्रेशराइज किया, जो बड़े सगीर के मुख्तलिफ इलाके थे उसके अंदर भी उन्होंने अपना जोर चलाना शुरू कर दिया। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, लेकिन अल्टीमेटली मुसलमानों को एक चीज वाजे हो गई कि ना ब्रिटिशर्स उनका साथ दे रहे हैं और ना ही हिंदू उनका साथ दे रहे हैं। तो हमने जो करना है वो हमने अपने आप करना है, और अपने लिए जो करना है उसके लिए लाजिम है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो। अच्छा, आगे एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो 1906 में हुआ था, चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई थी, और लिबरल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। अच्छा, लिबरल पार्टी की मैं आपको अप्रोच बता दूं थोड़ी सी, कि वो वॉर को अवॉइड करते हैं, ट्रेड की तरफ जाते हैं, और सोसाइटी में क्योंकि वो उनका एक बिजनेस माइंड होता है, तो वो चाहते हैं कि इक्वालिटी के साथ चलें, ताकि ये जो वॉर है या जो वायलेंस है इसको अवॉइड किया जाए। अच्छा, उन्होंने जब इलेक्शन जीते तो उन्होंने एक अपना आइडिया शो किया कि हम हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहते हैं। अच्छा, मुसलमान पहले ही तैयार थे इस चीज के लिए, और मुसलमानों की सोच क्या थी कि उनकी दो सोचें थी उस वक्त। वो चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, और दूसरी चीज क्या थी कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट मशीनरीज में जो सीट्स है उसमें मुसलमानों की सीट्स भी फिक्स की जाए, ताकि मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद हो। मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव भी देखें कि आखिर गवर्नमेंट पॉलिसी बना क्या रही है, क्योंकि अगर ऊपर पॉलिसी बनेगी और वो निचले लेवल तक जो है उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, तो हमारे जहन में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और जो गवर्नमेंट चला रही है उनके जहन में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस चेंज ने मुसलमानों के जहन में आइडिया प्रोड्यूस किया कि हमने अपनी दो डिमांड्स जो हैं वो इनके सामने रखनी है। एक डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट की, और एक डिमांड है कि गवर्नमेंट मशीनरीज के अंदर मुसलमानों की सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाए। अच्छा, शिमला डेपुटेशन, ये मुसलमानों के जो 35 लीडरान थे, पॉलिटिकल एलिट्स थे, वो 1 अक्टूबर 1906 को शिमला गए और उन्होंने वहां लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। और जो इंपॉर्टेंट डिमांड उन्होंने पेश की वो यही थी जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि उन्होंने सोचा हुआ था, एक सेपरेट इलेक्टोरेट और एक रिजर्व सीट के बारे में। लेकिन चूंकि मैंने आपको ये बताया कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उनकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो गई थी। तो जो पहली वाली गवर्नमेंट थी उसके ऊपर उन्हें एतबार नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा आप आपको देखें वायलेंस के थ्रू उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो है वो कब्जा किया था। तो जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो मुसलमानों ने ये बेहतरीन मौका समझा था कि हम जाएंगे शिमला, लॉर्ड मिंटो के सामने अपनी ये डिमांड्स पेश करेंगे, और ये उनकी अप्रोच की वजह से वो वहां गए थे। और उस वक्त के जो वाइस रॉय थे उन्होंने मुसलमानों का साथ भी दिया था, साथ इन सेंस इस तरह दिया था कि उन्होंने मुसलमानों को इनकरेज किया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि आपकी जो डिमांड्स हैं हम इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लाजिम पेश करेंगे। अच्छा, अब आते हैं फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। एक सेशन हो रहा था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह अलीगढ़ मूवमेंट में हमने इसको पढ़ा था। ये दिसंबर 1906 में ढाका में हो रहा था, और चेयरमैनशिप थी उस वक्त नवाब वकारुल मुल्क की।
तो उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइडिया उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पेश किया गया। अच्छा, फिर रेजोल्यूशन उसकी पेश की गई। वो रेजोल्यूशन पेश की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने, और उसकी तायीद की थी मौलाना जफर अली खान ने, हकीम अजमल खान ने और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और सर आगा खान जो हैं वो इसके पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें हमने नोट डाउन करनी है कि बेसिकली इसको अगर हम इसकी थोड़ी सी बुनियादों की तरफ देखें, तो सर सैयद अहमद खान ने जिस तरह मुसलमानों को तालीम के लिए जो है फोर्स किया था, और साथ ही साथ क्योंकि ये कमेटी जो है ये उस वक्त सर सैयद अहमद खान, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सर सैयद अहमद खान के वजह से स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली जो पिछला सिनेरियो चल रहा था उसने फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि जो MAO कॉलेज थे वहां से मुसलमानों के बाद में आने वाले काफी लीडरान जो हैं वो वहां से पढ़ के निकले थे। उन्होंने अप्रोच डेवलप कराई थी ताकि मुसलमान जो हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किस तरह करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसने मुसलमानों के लिए एक आप कह लें कि बुनियाद रख दी कि अब हम यूनाइट होके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जो रिजर्वेशंस हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, हम उसको गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखिए, जब भी कोई जमात बनती है या आप कोई काम भी करते हैं तो पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि बेसिकली मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। तो हमारी जो ये जो मुस्लिम लीग बनी थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, टू कन्वे देयर डिमांड टू द ब्रिटिशर्स इन अ पीसफुल मैनर एंड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। देखें, पहला काम जो मुस्लिम लीग चाहती थी वो ये चाहती थी कि जो मुसलमानों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको किसी सूरत हमने खत्म नहीं होने देना। क्योंकि अगर जिस तरह के हालात चल रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा तो सर्वाइवल खतरे में पड़ गया था, हमारी तो एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ गई थी। तो पहला स्टेप ये था कि मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, उनको जिंदा रहने का हक है, उनके जो ट्रेडिशंस है, उनका जो रिलीजन है उसको फॉलो करने का जो उनका हक है, वो उनकी प्रोटेक्शन करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने अपने जहन में एक माइंड सेटअप जो 1857 के बाद बनाया हुआ था, वो क्या था कि मुसलमान जो हैं वो अ, शिद्दत पसंद है, वो वायलेंस चाहते हैं। तो उस चीज को खत्म करना था और अपनी जो डिमांड्स थी वो पीसफुल मैनर के थ्रू और आईनी तरीके से हमने पेश करनी थी। देखिए, पीछे भी हमने यही बात की है कि हमने एक वफ्द के थ्रू अपनी डिमांड पेश की थी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते। कोई जोरों जबरदस्ती बंदूक के साथ हम नहीं गए थे, मुसलमान जो है बंदूक के साथ नहीं गए थे, बल्कि एक पीसफुल मैनर में गए थे। तो दूसरा, पहला और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके थ्रू हमने अंदाजा लगाया है कि एक चीज ये थी कि मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, उनकी डिमांड्स को एक पीसफुल मैनर के थ्रू पेश करना था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स के जहन में मुसलमानों का एक खराब इमेज बना हुआ है, जो उन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है कि उस जो मुसलमान है वो शिद्दत पसंद है, तो उसको खत्म करना था ताकि उनके जहन से ये एक इमेज निकले और वो मुसलमानों के हक में या उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई पॉलिसीज बनाए। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट भी निकलता है कि जो वहां की और कम्युनिटीज थी, जो बड़े सगीर के अंदर और कम्युनिटीज रहती थी, उनके साथ हमने बरादराना ताल्लुकात रखने थे, क्योंकि हमारा इमेज हर तरीके से खराब किया गया था हर एक के सामने। हिंदू जो थे उन्होंने उस वक्त ब्रिटिशर्स को लॉयल्टी शो की, वो उनकी तरफ हो गए और उनके साथ मिलकर हमें खत्म करना शुरू कर दिया। तो हर कोई हमसे भाग रहा था। तो हमने अपना जो आप कह लें सर्वाइवल है, जो हमने अपने आप को रिवाइव करना था, ये बेसिकली मुस्लिम लीग के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में से थे। अच्छा, आगे देखते हैं चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 1930 के अंदर 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो चेंज हो गए। इसमें कायदे आजम की जो राय है वो भी शामिल की गई थी। अच्छा, इसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए थे वो वक्त के तकाजे के तहत हुए थे। यानी मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि हमें फोर्स किया जाता था कि हम अपनी जो सोच है उसको चेंज करें। कभी हिंदू इंतहा पसंदाना रवैया, कभी ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि हमें प्लेटफॉर्म तो मिल गया हुआ था। तो हमें इस चीज का खौफ नहीं था कि अब जो है हमें कोई बिल्कुल खत्म कर देगा। तमाम मुसलमानों को यह पता था कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की जमात है, वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए आई हुई। और जब मुसलमानों ने अपनी सिंपैथी शो की, जब वो उस जमात के साथ अटैच हुए, तो मुस्लिम लीग का जो एक आप कह लें पावर थी वो और बढ़ गई। तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो कुछ चेंज किए। पहली चीज उन्होंने कहा कि जो बड़े सगीर है उसके अंदर अगर गवर्नमेंट चाहिए तो वो इंडियंस ही करे, वो बाहर की कोई स्टेट आके ना करे, क्योंकि सूटेबल ये है कि वहां के लोग अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद एस्टेब्लिश करें। उसकी वजह ये थी कि अगर कोई बाहर का बंदा आएगा उसको नहीं पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको नहीं पता होगा कि आपकी डिमांड्स क्या है, उसको नहीं पता होगा कि आपके राइट्स क्या हैं सोसाइटी के, उसको नहीं पता होगा कि सोसाइटी के लोग रहना कैसे चाहते।
तो पहली डिमांड उन्होंने ये पेश की थी कि यहाँ के लोग ही जो हैं वो अपने स्टेट के अंदर जो है वो हुकूमत करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स है उससे वो साइड पे हो रहे थे। लेकिन साइड पे होने का ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स से ही साइड पे हो रहे थे, क्योंकि जमात तो इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जहाँ हम अपने सियासी तौर पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकें। साइड पे होने का मतलब ये था कि ऐसे इश्यूज़, ऐसे लॉज़ जो मुसलमानों के अगेंस्ट बनाए जा रहे थे, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। किसी सूरत वो सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये सपोर्ट हम नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कोई लॉ बनाएँगे जिसने मुसलमानों के रिलीजन को, उनके कस्टम को, उनके ट्रेडिशन को, उनके वैल्यूज़ को ख़त्म किया जाएगा, तो उसको हम किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि मुसलमानों के पास क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म मौजूद था, तो उन्होंने फिर हिंदू कम्युनिटी को अपोज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमान यूनाइट हो गए। उन्हें पता लग गया भई कि हमारे साथ अब हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। हम जो है अकेले नहीं हैं, अब हमारी एक जमात है, तो अब हम मिल के उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो जो हिंदुओं का एक तासुबाना रवैया था, उसके खिलाफ मुसलमान उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा स्टेप जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो, जो उनके रिलीजन के खिलाफ हो, जो उनकी वैल्यूज़ के खिलाफ हो, हम उसको किसी सूरत नहीं मानेंगे। तो बेटा ये थी हमारी मुस्लिम लीग की सारी हिस्ट्री, अ, जिसमें हम एक चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली यही वो प्लेटफ़ॉर्म था, जिसने मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद जो है जगाई कि कल को हम एक ऐसी स्टेट बना सकें जहां हम मुसलमान मिल के रह सकें और अपनी जो रिलीजन है उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो फॉलो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।